काला सागर में नेवाले का काल सामने आया है। ये ऐसा जल दैत्य है जो दुनिया के 6 अरब लोगों को भूखा मार सकता है। दरअसल यूक्रेन युद्ध में काला सागर जल अखाड़ा बना हुआ है। काला सागर में रूस के हमलों से बचने के लिए यूक्रेन की नेवी ने बारूदी सुरंग बिछा रखी थी, तो वहीं यूक्रेन को काला सागर के रास्ते कोई बड़ी मदद ना मिले, इसके लिए रूस ने यहां सी माइंस का जाल भी बिछा रखा है। लेकिन इस बारूद के जाल ने उन युद्धपोतों का रास्ता रोक रखा है जिसके जरिए अनाज दुनिया के तमाम देशों को पहुंचता है। यूक्रेन युद्ध के चलते कैसे रोटी का विश्व युद्ध छिड़ गया, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। गहरे समंदर में विस्फोट, वीडियो नंबर 1। गहरे समंदर में विस्फोट, वीडियो नंबर 2। गहरे समंदर में विस्फोट, वीडियो नंबर 3। समंदर की अतल गहराइयों में बिछाई गई श्री माइन कुछ ऐसे ही दुश्मनों का काल बनती है। रूस की नौसेना ने काला सागर में ऐसी ही श्री माइंस का जाल बिछा रखा है जो यूक्रेन की नेवी के लिए साइलेंट किलर बने हुए हैं। काला सागर में रूस के बिछाए सी माइंस का असर सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं है। इसके फटने के खौफ ने 6 अरब लोगों के निवाले पर संकट खड़ा कर दिया है। ब्लैक सी में बिछे बारूद की बिसात का असर 94 देशों में मौजूद लोगों की थाली पर पड़ने की आशंका है। वजह है काला सागर की मचलती लहरों पर पुतिन की सेना का पहरा। ब्लैक सी में पुतिन की सेना का वर्चस्व है। ब्लैक सी से लगे यूक्रेन के सभी बंदरगाहों पर रूस की कड़ी नजर है। काला सागर के बंदरगाहों पर रूस की नाकेबंदी है। काला सागर के तट पर रूस से लेकर खुद यूक्रेन ने भी श्री माइंस लगा रखे हैं, जिनकी वजह से किसी भी युद्धपोत के आवाजाही पर कर्फ्यू वाले हालात बन गए हैं। रूस की सेना ने यूक्रेन की नेवी के मुकाबले पहले ही काफी कमजोर हालत में थी, लेकिन अब युद्ध के बाद रूस ने अपने पूरे ब्लैक सी फ्लीट को सुपर एक्टिव कर दिया है। काला सागर तट के चप्पे चप्पे पर श्री माइंस लगी हुई है, जिस वजह से यूक्रेन के बंदरगाह पूरी तरह से दुनिया से कट गए हैं। ऐसे में यूक्रेन युद्ध से कैसे 6 अरब लोगों को रोटी के लाले पड़ सकते हैं। इस फूड क्राइसिस की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस संकट के जड़ में क्या है इसे समझ लीजिए। यूक्रेन के थिंक टैंक सेंटर फॉर डिफेंस स्ट्रेटजी के मुताबिक फिलहाल काला सागर में 6 ब्लैक सी फ्लीट जहाज और 2 पनडुब्बियां हैं, जो मालवाहक जहाजों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। वहीं रूस और यूक्रेन के बिछाए श्री माइंस भी जहाजों के लिए काल बनी हुई हैं। काला सागर की लहरों पर रूस के युद्धपोत तैनात हैं। समंदर के अंदर पनडुब्बियां मोर्चा संभाले हुई हैं।
साथ ही साथ साइलेंट किलर के तौर पर श्री माइंस भी मौजूद हैं। यानी अनाज और भूखे लोगों के बीच समंदर में माइंस बिछे हैं। एडवांस माइंस समुद्र की सतह पर पानी के अंदर लगाई जाती हैं। जब पानी के अंदर माइंस में ब्लास्ट होता है तब 3 तरह से ये असर करता है। विस्फोट से निकली ऊर्जा का 53% शॉक वेव होती है, 46% गर्मी में बदल जाती है, वहीं 1% लाइट में तब्दील होती है। लेकिन दुश्मन के युद्धपोत पर सबसे अधिक असर माइन से निकले शॉक वेव का होता है। शॉक वेव युद्धपोत को तोड़ देते हैं। करीब करीब पूरे ब्लैक सी पर रूस ने कैसे बारूद का जाल बिछा रखा है, इसे आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। इस वीडियो में दिख रहा है कि समंदर के नीचे से निकलती मिसाइल अपने टारगेट को ध्वस्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। समंदर, मिसाइल और सबमरीन से यूक्रेन को दहलाने का ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि रूस की तरफ से जारी किया गया है। ये वीडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब रूस ने काला सागर के अपने सबमरीन से यूक्रेन पर मिसाइल से अटैक किया था। रूस की पनडुब्बियां पूरी दुनिया में अपनी ताकत के लिए जानी जाती हैं। ब्लैक सी से यूक्रेन के खिलाफ पनडुब्बी से मिसाइल अटैक का ये वीडियो रूसी पनडुब्बी की ताकत का प्रदर्शन भर नहीं रहा। इसके पीछे की कहानी खुद दुनिया के सबसे छोटे समंदरों में शुमार ब्लैक सी है, जिस पर रूस का 300 सालों से दबदबा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान इस दबदबे को बरकरार रखना चाहता है, क्योंकि ब्लैक सी में नेटो देशों की दखल रूस के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। कैसे, ये समझने के लिए काला सागर के भूगोल को समझना होगा। काला सागर से 6 देशों की सीमा लगती है, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बल्गेरिया, रोमानिया और यूक्रेन। इन देशों में से 4 पहले से ही नेटो के सदस्य हैं। जाहिर है रूस की चुनौती बड़ी है, क्योंकि 5वां देश यूक्रेन भी नेटो में शामिल होने के लिए बेकरार है। रूस ये कभी नहीं होने देगा, चाहे पूरा यूक्रेन कब्रिस्तान में तब्दील करना पड़े। यूक्रेन के समंदर से लेकर जमीन और आसमान तक बमों की बारिश से यूक्रेन काला क्यों न पड़ जाए। पुतिन की सेना इस वक्त भी यही कर रही है। पूर्वी यूक्रेन में डॉनबास की जंग को तेज कर दिया गया है। वहीं दक्षिणी यूक्रेन से लगे काला सागर के अधिकांश हिस्से पर अपना दबदबा बना रखा है। इसके पीछे की वजह रूस का ब्लैक सी के किनारे बसा होना नहीं है। इसका कारण है वो खजाना जो ब्लैक सी में छिपा है। यानी ब्लैक सागर में रूस के हित को समझना बहुत जरूरी है। यूक्रेन की इकोनॉमी में अहम भूमिका निभाने वाले गेहूं और स्टील का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्लैक सी के किनारे बसे शहरों में होता है। नेटो में शामिल देशों पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दबदबा कायम करने के लिहाज से ब्लैक सागर स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जहां रूस का नेवल बेस सेवेस्तोपोल है। रूस इस इलाके में नेटो का दखल नहीं चाहता। ब्लैक सी को रूस यूरोप का आर्थिक प्रवेश द्वार मानता है। यहाँ से वो भूमध्य सागर तक अपनी पहुंच बनाता है। यहाँ से दक्षिणी यूरोप के शहरों में अपने साजो सामान पहुंचाता है। यूरोप के कई देश ऊर्जा और तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्लैक सी को सेफ और शॉर्ट रूट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक सी के आसपास के क्षेत्र को विश्व की रोटी का टोकरी कहा जाता है। ब्लैक सी में नेचुरल गैस और तेल का भंडार है। जाहिर है ऐसी जलराशि पर अमेरिका और यूरोप की नजर हो तो रूस यहाँ अपना कब्जा जमाना जरूर चाहेगा। लेकिन काला सागर की लड़ाई में अब 6 अरब देशों की रोटी पर ग्रहण लग सकता है। यूक्रेन गेहूं का प्रमुख वैश्विक निर्यातक देश है, जो गेहूं के वैश्विक बाजार में 9% का योगदान देता है। यूक्रेन वैश्विक सूरजमुखी तेल बाजार के 42% हिस्से और दुनिया के मक्का के 16% हिस्से का निर्यात करता है।
ब्लैक सी में शी माइंस की वजह से यूक्रेन में 20 से 25 मिलियन टन गेहूं फंस गया है। युद्ध के चलते लाखों टन अनाज यूक्रेन के गोदामों और बंदरगाहों में पड़ा है, लेकिन उनका एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन से चुराए गए गेहूं को अफ्रीका के सूखाग्रस्त देशों को बेचकर उस लूट से लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। वहीं यूक्रेन ग्रेन एसोसिएशन के प्रमुख माइकोला गोर्बाकोव ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन के बंदरगाहों से निर्यात फिर से शुरू नहीं हुआ तो जुलाई के आखिर में शुरू होने वाली अगली फसल बुरी तरह प्रभावित होगी, जिसका असर दुनिया के पेट पर पड़ना लाजमी है। अमेरिका यूक्रेन से रूस की जंग खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा है और बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन की मदद करना अमेरिका को भारी पड़ रहा है। अमेरिका का खजाना जो है वो धीरे धीरे खाली हो रहा है, इसलिए जो बाइडेन यूक्रेन को लेकर अलग अलग बयानबाजी भी कर रहे हैं। बाइडेन का अब कहना है कि अगर जेलेंस्की वक्त रहते अमेरिका की चेतावनी पर ध्यान देते तो यूक्रेन में इतनी तबाही ना मचती। और यूक्रेन में जारी महायुद्ध। अमेरिका और यूक्रेन में दरार। बाइडेन का जेलेंस्की पर वार। यूक्रेन ने अमेरिका की सलाह क्यों नहीं मानी? अमेरिका और अपने साथी देशों की मदद से यूक्रेन जंग में रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को लेकर बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूसी हमले की चेतावनी को सुनना नहीं चाहते थे। यूरोपियन देशों को भी लगा कि अमेरिका इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यह बड़ी बात लॉस एंजल्स में यूक्रेन की मदद के लिए एक फंड रेजिंग कार्यक्रम में कही। बाइडेन यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये भी कहा, शुरुआत में कई लोगों ने सोचा होगा कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहा हूं, लेकिन हमारे पास सूचनाएं और आंकड़े थे। जंग के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन हद पार करने वाले थे, ये भी जानकारी हमें थी, लेकिन जेलेंस्की इस खतरे के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते थे। राष्ट्रपति बाइडेन का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब जेलेंस्की के सलाहकारों ने रूस के खिलाफ लड़ाई के लिए अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से और ज्यादा आधुनिक हथियारों की मांग की है। हालांकि अमेरिका लगातार यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से इतने दिनों से जारी जंग में रूस को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब यूक्रेन की मदद करना ही अमेरिका को भारी पड़ रहा है, क्योंकि फिलहाल अमेरिका की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और बाइडेन सरकार को अपने ही देश में यूक्रेन की मदद करने पर विरोध झेलना पड़ रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका एक साल में जितनी रकम खर्च करता था, अमेरिका उतना खर्च पिछले 3 महीनों में यूक्रेन में कर चुका है। क्योंकि जंग जारी है तो आगे भी यूक्रेन की मदद करना अमेरिका की मजबूरी है, जो उसे महंगी पड़ने वाली है। यही वजह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को लेकर अपने बयान पलटने शुरू कर दिए। रूस ने भी मौके को भांपते हुए अपनी युद्ध रणनीति में बदलाव और जंग को लंबा खींचने के लिए हमले कम कर दिए, जिसका सीधा नुकसान अमेरिका को होगा और अब उसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। एक तरफ बाइडेन यूक्रेन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं तो वहीं यूरोपियन देशों की मदद में भी कमी आई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जावेद हमारे साथ मौजूद है। जावेद, आप यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद है, इसके अलावा भी आप उन शहरों में गए जहां पर बर्बादी की तस्वीरें चप्पे चप्पे से आपके रिपोर्ट के जरिए तमाम दर्शकों ने देखी, लेकिन जानना चाहते हैं रूस की आगे की रणनीति क्या नजर आती है और यूक्रेन की रणनीति क्या नजर आती है और पूरा भविष्य इस वक्त यूक्रेन किस कगार पर दिखाई देता है?
देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध अब बहुत निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि सेवरोडोनेस्क में ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है, खार्किव में ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है और ये पूरी पट्टी है जहां रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने हमारी मौजूदगी इस वक्त कीव में है और कीव में आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां रशियन हथियारों को बर्बाद किया गया था और उन्हें एक एग्जीबिशन लगाई गई है ताकि जो यूक्रेन के लोग हैं वो यहाँ के सैनिकों का शौर्य देख सकें। ये मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, ये वो हथियार हैं जो रखे गए हैं। जो एमईए का ऑफिस है, सोफी चौक कहा जाता है कीव में, यहाँ ये तमाम जो आधुनिक हथियार हैं रूस के जो तबाह किए गए थे जंग में, उनको रखा गया है। देखिए, और लोग यहाँ देखते भी हैं इन्हें आकर किस तरीके से यहाँ ये हथियार रखे गए हैं। आपको बता दें कि ये वही हथियार हैं जो 24 फरवरी के बाद जब जंग शुरू हुई थी और कीव और उसके आसपास के इलाकों में रूसी सेना पहुंच गई थी, वहां पर इन्हें यूक्रेनी सेना ने तबाह किए थे। देखिए, इसको देखिए आप, 152 mm MSTA सेल्फ प्रोपेल्ड होविज़र ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में। और मैं अब ज़रा दिनेश नागर ज़रा दिखाइए दूसरी तरफ, ये वो तस्वीरें हैं जो यूक्रेन की सेना ने तबाह किए थे रूस के वो हथियार। ये देखिए, एक और BDM-4M एयरबोर्न कॉम्बैक्ट व्हीकल ये हम यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये वो टैंक्स हैं जो कीव और उसके आसपास तक घुस गए थे, लेकिन यहाँ ज़बरदस्त कीव के किले को बचाने के लिए यूक्रेन ने पूरी ताकत झोंक दी थी और उसके बाद वो कीव को बचाने में सफल रहे। और जहाँ जो ध्वंस हुआ रशियन सेना का, वो फिलहाल यहाँ शहर के बीचों बीच रखा है। और देखिए, मैं तस्वीरों में आपको दिखाना भी चाहूँगा कि यहाँ जो आम लोग हैं यूक्रेन के, वो यहाँ पर आकर इनको देखते हैं कि आखिर जो युद्ध में रूस का नुकसान हुआ है और यूक्रेनी सेना ने जो जवाबी कार्रवाई की थी वो उसको देखते हैं। और देखिए, मैं और लगातार ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक ये टैंक हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये भी पूरी तरह से ध्वस्त है। और ज़रा अगर तस्वीर में आपको करीब से दिखाना चाहूँ, ये देखिए, ये पूरी तरह से ये जलकर खाक हो चुका है और ये शहर में रखा है। और अंदर यहाँ अभी जो खोखे हैं और जो दूसरी तमाम चीज़ें एक टैंक्स में हो सकती हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए, ये एक दूसरा टैंक यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये वो आधुनिक हथियार थे जो रूस ने यूक्रेन के मैदान में उतारे थे, यूक्रेन फतह करने के लिए उतारे थे। रूस को लगा था कि चंद दिनों की बात है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जंग 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तब भी चल रही है और अभी भी यूक्रेन डटकर मुकाबला कर रहा है। हालांकि यूक्रेन भी ये मान चुका है कि 20% से ज़्यादा हिस्से पर वो खो चुका है रूस के हाथों। देखिए, ये T-72 टैंक है, ये बड़ा आधुनिक हथियार है और इसको भी तबाह किया गया था। इसको जून में होस्टोमल इलाके में इसको यूक्रेनी सेना ने इसको ध्वस्त किया था। इसको भी यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये मेरे पीछे आप तमाम जो व्हीकल हैं, जो आर्मी व्हीकल्स होते हैं जो जंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको बर्बाद किया यूक्रेनी सेना ने। ये कीव में रखा है, लेकिन अभी भी जंग ऐसे इलाकों में चल रही है और सबसे महत्वपूर्ण इलाका है डोनबास का कंट्रोल होते ही एक रूस बड़ी ताकत के रूप में यूक्रेन में उभरेगा। जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जावेद, मेरे सहयोगी जावेद दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात इस वक्त यूक्रेन में हैं। लेकिन इस बीच अब देखते हैं रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी 10 बड़ी जरूरी खबरें। रूस दिवस पर पुतिन ने फिर दिखाए तेवर, इशारों में की सोवियत संघ की तरह से एकजुट होने की बात। रूसी सेना ने मारियोपोल के पास समंदर में धमाका कर बड़े हमले का किया दावा। रूस ने हेलीकॉप्टर से यूक्रेन पर हमले का वीडियो जारी किया। हमले में यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा। मारियोपोल में रूस ने हमले का दावा किया। रूस ने मारियोपोल के समंदर में धमाके का वीडियो भी जारी किया। रूस ने मारियोपोल पर कब्जे का दावा किया है। डोनेस्क में जबरदस्त जंग जारी। डोनेस्क पर रूस ने कब्जे का दावा किया। लुहांस्क पर रूस ने बड़ा दावा किया। रूस का कहना है यूक्रेनी सैनिक लुहांस्क छोड़कर भाग गए। इसके साथ ही रूस ने अमेरिका का एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम अपने कब्जे में लिया। यूक्रेन ने रूस को बड़े नुकसान का दावा किया। यूक्रेन ने दावा किया कि युद्ध में रूस के 20 अधिकारियों की मौत हुई। यूक्रेन युद्ध में रूस को भारी नुकसान हो रहा है। जेलेंस्की का दावा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा 40,000 रूसी सैनिकों की मौत। रूस ने मारियोपोल में रूसी झंडा लहराने का वीडियो जारी किया। मारियोपोल की सड़कों पर रूसी सैनिकों ने रूसी झंडा लहराया। यूक्रेन के सेवरोडोनेस्क में रूस का हमले में नदी का पुल तबाह हुआ।
यूक्रेन में भीषण युद्ध जारी। यूक्रेन में अब बच्चा युद्ध में कूद चुका है। 15 साल का ये यूक्रेनी बच्चा ड्रोन की मदद से दुश्मन पर नजर रख रहा है और हर एक जानकारी यूक्रेन की सेना को दे रहा है। और मेरे सहयोगी जावेद मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं। जावेद, कहा जा सकता है कि यूक्रेन एक ऐसा देश जो इस वक्त तबाही झेल रहा है, बर्बादी झेल रहा है, जिसके चप्पे चप्पे से खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही है जो कि दर्द की कहानी को बयां करती है। लेकिन इस बीच यूक्रेन भी लगातार उन वीडियोस के जरिए, उन दावों के जरिए बता रहा है कि यूक्रेनी जो सेना है वो लगातार रूसी सेना पर भारी पड़ने की और उनका पलटवार करने की पूरी कोशिश कर रही है, जिस पर रूस को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, यूक्रेन और रूस की जंग की अगर बात करें तो कई मोर्चों पर युद्ध लड़ा जाता है। एक तो जंग का मैदान होता है, दूसरा प्रोपेगेंडा वॉरफेयर होता है। तो यूक्रेन की कोशिश यही है कि वो इन तस्वीरों के जरिए जो अपने फौजी हैं, अपने सैनिक हैं, उनका मनोबल बढ़ाए। और वो तस्वीरें इसी तरह से दिखाई जाती हैं, चाहे वो 15 साल के बच्चे की तस्वीरें हम दिखा रहे हों या फिर हमने जंग के शुरुआती दौर में देखी थी जब यूक्रेन के आम नागरिक जंग में कूदे थे। तो ये तस्वीर इस पूरे जंग के दौरान उभर कर सामने आती रही हैं। लेकिन जो हकीकत है वो ये कि यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा रूस कब्जा चुका है और अभी भी जंग चल रही है। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि रूस बड़ी ताकत है यूक्रेन के सामने। लगा था कि रूस चंद दिनों में ही यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन टक्कर कड़ी दी है यूक्रेन ने। ये बात माननी पड़ेगी क्योंकि अभी भी हम खार्किव होकर आए हैं। खार्किव में भी लगातार जंग चल रही है। एक्टिव वॉर जोन तक न्यूज़ 18 इंडिया ने अपने दर्शकों को वहां से भी रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। और मैं आपको बताऊं कि वहां जंग चल रही है। डॉनबास के इलाके में जबरदस्त जंग चल रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण इलाके हैं। अगर डॉनबास किला गिरता है, यूक्रेन अगर हारता है, तो आप समझिए कि बहुत बड़ा इलाका जो है वो यूक्रेन से कट जाएगा। चाहे वो डोनेस्क हो, लुहांस्क हो, सेवरोडोनेस्क, मारियोपोल, खैरसोन, ये पूरी एक पट्टी है काला सागर तक जो जाएगी, ये पूरा यूक्रेन से कट जाएगा। ये बात सच है कि रूस ने कई ऐसी जगहें हैं जहां पर कंट्रोल किया हुआ है यूक्रेन के, जहां पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लेकिन अभी भी यूक्रेनी सेना लगातार मुकाबला कर रही है। तो ये तस्वीर इस पूरे जंग में उभर कर सामने आ रही है और आने वाले दिनों में और स्थिति साफ हो जाएगी क्योंकि सेवरोडोनेस्क की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। जी, तो मेरे सहयोगी जावेद ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर पूरी जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। हालात पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट में दरअसल दावा किया गया कि वर्चुअल मीटिंग के दौरान पुतिन चक्कर खाकर गिरते गिरते बचे, जिसके बाद डॉक्टर्स ने व्लादिमीर पुतिन को सलाह दी कि वो किसी भी पब्लिक मीटिंग में फिलहाल हिस्सा ना लें। मीटिंग के दौरान पुतिन की तबीयत फिर बिगड़ी? क्या पुतिन को सैन्य मीटिंग के दौरान चक्कर आया? क्या पुतिन को इमरजेंसी मेडिकल हेल्प दी गई? क्या सच में रूस के राष्ट्रपति पुतिन बहुत बीमार हैं? या पुतिन की बीमारी को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? यूक्रेन में जोरदार तरीके से जंग लड़ी जा रही है। इस बीच पुतिन की बीमारी की खबरें बार बार सामने आती रहती हैं। अब पुतिन के स्वास्थ्य से जुड़ी एक और खबर सामने आई। टेलीग्राम चैनल SVR का दावा है कि अचानक पुतिन की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। दरअसल सैन्य सलाहकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुतिन गिरते गिरते बचे। वो खड़े हुए तो उन्हें बीमारी और कमजोरी की वजह से चक्कर आ गई। इसके बाद पुतिन को इमरजेंसी मेडिकल हेल्प दी गई और वो सामान्य। इससे पहले इसी टेलीग्राम चैनल ने पुतिन के कैंसर और पार्किंसन से जुड़ी बीमारी को लेकर दावा किया था। हालांकि नए दावों में कितनी सच्चाई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बार बार पुतिन के खराब स्वास्थ्य से जुड़ी कई थ्योरी आती रही है। कई तस्वीरों से भी उनके बीमार होने का अंदाजा लगाया जाता रहा है। हाल ही में कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए थे जिसमें रूसी राष्ट्रपति का चेहरा फूला हुआ दिखा है।
और कई बार वो मीटिंग या इंटरव्यू के दौरान असहज दिखे। इसके साथ ही कई बार उनके ऐसे वीडियो भी आए हैं जिसमें वो लगातार अपने पैर को बेकाबू तरीके से हिला रहे हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन जंग के बीच तबीयत खराब होने की वजह से पुतिन ने सालाना डायरेक्ट लाइन लाइव प्रसारण को भी स्थगित कर दिया है। डायरेक्ट लाइन में पुतिन आम रूसियों के साथ बात करते हैं, रूसी नागरिकों के सवालों का जवाब देते हैं। पुतिन हर साल जून के आखिर या जुलाई की शुरुआत में डायरेक्ट संवाद करते हैं, लेकिन इसे बिना किसी अगली तारीख के कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया क्योंकि पुतिन की तबीयत ठीक नहीं होने का दावा किया जा रहा है और डॉक्टरों ने भी पुतिन को पब्लिक मीटिंग में शामिल न होने की सलाह दी। हालांकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ऐसी खबरों को खारिज करते रहे हैं और इसे पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा करार देते रहे। इस बीच डबल आइड प्रेस ने दावा किया है कि रूस के एक पूंजीपति की बातचीत इंटरसेप्ट की गई है, जिसमें उसने बताया है राष्ट्रपति पुतिन कैंसर से बहुत बीमार हैं और उन्होंने यूक्रेन पर हमले से पहले अपनी पीठ की सर्जरी भी कराई थी। जबकि एक विदेशी न्यूज मैगजीन के मुताबिक पुतिन की सेहत को लेकर उनके विरोधी दुष्प्रचार कर रहे हैं। पुतिन को पागल और कमजोर तानाशाह घोषित किया जा रहा है ताकि वो अपने पद को त्याग दें और रूस की सत्ता पर विरोधी गुट का कब्जा हो सके। तो महाजंग के 108वें दिन व्लादिमीर पुतिन का फॉर्मूला नंबर 108 बहुत चर्चा में है। दरअसल ये चर्चा शुरू की है ब्रिटेन ने और इसका संकेत यानी कि इशारा ये है कि अब यूक्रेन के अंदर युद्ध और ज्यादा भड़कने वाला है। तो क्या है पुतिन का ये नया फॉर्मूला जिसका जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। जैसे जंग लंबी खींच रही है, पुतिन का गुस्सा भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे पुतिन का गुस्सा बढ़ रहा है, यूक्रेन की जंग में और भयंकर हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। इस हेडलाइंस का मतलब है रूस ने यह धमकी दी है कि वो यूक्रेन में और खतरनाक महाविनाशक हथियारों का इस्तेमाल करने जा रहा है। क्या ब्लैक सी यानी काले सागर के बाद बाल्टिक सागर में बहुत बड़ी जंग होने वाली है? आखिर क्यों पुतिन के दुश्मन नाटो देश लगातार बाल्टिक सागर में एक्टिव हो रहे हैं? क्यों बाल्टिक सागर के खारे पानी में आग लगी हुई है? दरअसल ये जानकारी ब्रिटेन से सामने आ रही है कि अब रूस इस तरह हताश हो चुका है कि वो यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए ऐसे हथियारों का सहारा लेना चाहता है जो बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या कर सकते हैं या लोगों को घायल कर सकते हैं। ये तस्वीर थी, ये रूस की एक पुरानी खतरनाक मिसाइल से किया गया हमला है। इस मिसाइल का नाम है KH-22। इस खतरनाक मिसाइल को ब्रिटेन ने महाविनाशक हथियार करार दिया है और कहा है कि अब पुतिन इस खतरनाक KH-22 मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल ये KH-22 1960 के दशक का रूसी हथियार है। इस मिसाइल का निर्माण रूस ने तब किया था जब दुनिया उसे सोवियत संघ के नाम से जानती थी। ये मिसाइल
ऐसे किसी भी विमान को नष्ट करने में सक्षम थी जिसमें परमाणु हथियार लोड हो। खासकर ये मिसाइल रूस ने अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाई थी, लेकिन अब इसका असली यूज यूक्रेन के युद्ध में किया जा रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जब इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल जमीनी हमलों के लिए किया जाए तो इसे बेहद गंभीर माना जाता है और इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और बड़ी संख्या में लोग मारे जा सकते हैं। दावा ये किया जाता है कि जहां भी ये मिसाइल गिरती है 10 मीटर से ज्यादा का गड्ढा कर देती है। इसका मतलब साफ है कि दुश्मन अगर जमीन के नीचे 10 मीटर तक बंकर में भी छुप जाए तो इस मिसाइल से मारा जा सकता है। ये मिसाइल 500 किलोमीटर पर मौजूद दुश्मन को भी नष्ट कर सकती है। 5500 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से ये मिसाइल अपने टारगेट पर टूट पड़ती है। सबसे बड़ी बात ये कि परमाणु हमला करने में भी ये सक्षम है। रूस की इस मिसाइल ने यूक्रेन में बहुत जबरदस्त तबाही मचाई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पुतिन को इतने पुराने हथियार क्यों निकालने पड़ रहे हैं जो साल 1960 के दशक के हैं। दरअसल खबर ये है कि पुतिन के हथियारों के जखीरे में अत्याधुनिक मिसाइलों की संख्या लगातार घट रही है और यही वजह है कि पुतिन की आर्मी 1960 के दशक की KH-22 मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है, जो यूक्रेन की इमारतों को खंडहरों में तब्दील कर दे रही है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। इन्हें कहते हैं फ्लेम थ्रोवर वेपन, मतलब वो हथियार जो आग फेंकते हैं। ऐसे हथियार भी महाविनाशक माने जाते हैं। विजय ने आरोप ये लगाया है कि रूस यूक्रेन के अंदर इस तरह के फ्लेम थ्रोवर वेपन का भी इस्तेमाल कर रहा है। लुहांस्क के गवर्नर ने यूक्रेन पर यह आरोप लगाया है कि लुहांस्क के गांवों में आग लगाने वाला फ्लेम थ्रोवर हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। लुहांस्क के गवर्नर ने यह भी बताया कि फ्लेम थ्रोवर रॉकेट सिस्टम से गांवों पर हमले हुए जिसमें आम लोगों के घर जलकर राख हो गए। इतना ही नहीं, यूक्रेन का आरोप तो ये भी है कि रूस सेवेरोडोनेत्स्क में भी फ्लेम थ्रोवर हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि इन हमलों के बाद भी पुतिन की आर्मी के पांव इस इलाके में जम नहीं पा रहे हैं। Противник продовжує вогневий вплив із мінометів по позиціях сил оборони в прикордонних районах. Крім того, агресор обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Рожковичі, Грем'яч, Лугівка та Попівка. На Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Для сковування дій сил оборони ворог здійснює систематичний вогневий вплив на позиції наших підрозділів. भारत की बड़ी